साम्राज्य में कहीं एक बहुत आलीशान हवेली थी और कहीं हवेली में एक कमरा था। किसी कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। दालान को मोमबत्तियों से सजाया गया था। कई मिनट बीत गए और रोने की आवाज बंद नहीं हुई। दालान खाली था और छत पर एक सुंदर क्रिस्टल लैंप लगा हुआ था। यह मोर परिवार की संपत्ति थी और यह लगभग 3 साल पहले हुआ था। घर के काम कर रही नौकरानियों का ध्यान उस कमरे पर केंद्रित था जहां से रोने की आवाज आ रही थी। नौकरानियों में से एक ने अपने सीने पर हाथ रखा और उदास भाव से अपनी सहेलियों को बताया कि कैमस मोर पिछले कुछ दिनों से रो रहा था और खाना खाने से इनकार कर रहा था। दूसरी नौकरानी अपनी सहेली को देखने लगी और उत्सुक नजरों से पूछा कि क्या कैमस मोर जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी मान रही थी। कुछ दिन पहले बर्बर लोगों के खिलाफ लड़ाई में कई सैनिक घायल हो गए थे। कुछ के सिर पर पट्टी बंधी थी और दूसरों के हाथ टूट गए थे। नौकरानी ने अपनी सहेली को समझाया कि कैमस मोर्ग के लिए दोषी महसूस करना सामान्य बात है, क्योंकि वे बर्बर लोगों से कैमस को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग मारे गए और घायल हुए थे। जिस नौकरानी ने प्लेट पकड़ी हुई थी, उसकी आंखें दुख से भर गईं। वह कैमस मोर्ग के कमरे की ओर मुड़ी और कैमस मोर्ग के इतने दुखी होने का कारण बताने का फैसला किया। यह सुनकर दूसरी नौकरानियां उत्सुक हो गईं। वह विक्कीर की कल्पना करने लगी और आंखों में आंसू भरकर उसने बताया कि कैमस मोर्ग विक्कीर बास्करविले की मौत से दुखी था। एक ईमानदार भाव के साथ प्लेट पकड़े हुए नौकरानी ने उल्लेख किया कि वह जिस दर्द से गुजर रही होगी वह बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि विक्कीर वह व्यक्ति था जिसे वह सबसे अधिक प्यार करती थी। यह दुखद कहानी सुनकर दूसरी नौकरानी ने अपने चेहरे पर हाथ रखे और रोने लगी। यह देखकर उसकी सहेली उसके पास आई। उसने हाथ बढ़ाया और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। जब दोनों नौकरानियां रो रही थीं, तो प्लेट पकड़े हुए नौकरानी कैमस मोर्ग के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची और उससे कहा कि वह इस मामले के बारे में सोचना बंद करे और खुश हो जाए। तभी चमड़े के जूते पहने हुए कोई व्यक्ति दालान में चलने लगा। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और नौकरानियों के सिर के चारों ओर पानी के बुलबुले दिखाई दिए। यह सुनकर उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे उनकी सांसें खत्म होने लगीं और उनके शरीर तैरने लगे। नौकरानियां घबरा गईं। उन्हें लगा कि वे डूबने वाली हैं। सफेद बालों वाला आदमी उनकी ओर चलने लगा। यह कैमस मोर्ग का चाचा था। वह नौकरानियों को गौर से देखने लगा और यह देखकर उसकी आंखें क्रोध से भर गईं कि नौकरानियां कैमस मोर्ग के निजी जीवन के बारे में गपशप कर रही थीं, जबकि नौकरानियों का गुण विवेकशील होना था। वह यह महसूस करते ही क्रोध से भर गया कि वे लोग कैमस मोर्ग के जीवन के बारे में गपशप करने में इतने मशगूल थे कि वे उसके लिए चिंता का बहाना बना रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे पानी के बुलबुले और बड़े हो गए। नौकरानियां एडोल्फ की आवाज सुनकर डर गईं। डूबने से ठीक पहले एडोल्फ ने जादू को निष्क्रिय कर दिया, जिससे पानी के बुलबुले फट गए। एडोल्फ की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और जानलेवा भाव के साथ उसने नौकरानियों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कैमस मोर्ग के बारे में फिर से कुछ भी बुरा कहा तो वह व्यक्तिगत रूप से उनकी जीभ काट देगा। वे घबरा गईं। एडोल्फ से मुंह मोड़ लिया और माफी मांगते हुए और फिर कभी ऐसा न करने का वादा करते हुए वहां से भाग गईं। एडोल्फ कैमस मोर्ग के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और चुपचाप फर्श को देखने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया, दरवाजे की ओर देखना शुरू किया और चिंतित भाव से अपने आगमन की घोषणा की। फिर उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और धीरे से दरवाजा खोला। कैमस मोर्ग का कमरा अंधेरा था और खिड़की से ही रोशनी आ रही थी।
एडोल्फ कमरे में दाखिल हुआ और उसका ध्यान बिस्तर पर लगा हुआ था। चादरों के अंदर लेटा कैमस मोर्ग रोने लगा। एडोल्फ बिस्तर पर बैठ गया, चादरों पर हाथ रखा और चिंतित भाव से बताया कि उसने सुना है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिससे पता चलता है कि वह और उसकी मां बहुत चिंतित थे। हवा खिड़की से कमरे में घुसने लगी, जिससे पर्दे हिलने लगे। कैमस मोर्ग ने पूछा कि क्या उसका मतलब यह था कि उसे अपने लिए जीना जारी रखने के लिए खाना चाहिए। उसे याद आने लगा जब वह जंगल में विक्कीर के साथ थी। एक जंगली जो भेड़िए की सवारी कर रहा था ने उसे अपने कंधों पर पकड़ लिया और भाग गया। बारबोई ने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। फिर उसे विक्कीर के साथ बिताए मजेदार पल याद आने लगे। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और खुशी से उसके साथ बात करने लगी। जब वह इन यादों को याद करती तो उसे अपराध बोध होता, क्योंकि अगर वह मूर्ख नहीं होती तो बर्बर लोग उसे पकड़ नहीं पाते, और अगर वह विक्कीर को रोक देती ताकि वह उस राक्षस से अकेले न लड़े तो यह सब कुछ नहीं होता। उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि अब उसके विक्कीर और रोज मर चुकी थी। उसने चादरें उतारीं, अपनी बाह को कसकर पकड़ा और उदास और अपराध बोध से भरी अभिव्यक्ति के साथ और भी ज्यादा रोने लगी, आंसू रोकने में असमर्थ, यह सोचकर कि यह सब उसकी गलती थी। एडोल्फ उसकी ओर मुड़ा और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, और उसके भाव को देखकर उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं। बिना एक पल के लिए भी हिचकिचाए उसने कैमस मोर्ग को गले लगाया, और जब चांदनी चमक रही थी उसने उससे हार न मानने के लिए कहा। उसने उसे सांत्वना देने की कोशिश करने के लिए उसे कसकर गले लगाया, अपनी आंखें बंद कीं और एक ईमानदार लहजे में समझाया कि उनके जीवन का मूल्य अब उसके जीवन में जुड़ गया है, इसलिए अब उसका जीवन और भी अधिक मूल्यवान हो गया है। उसने समझाया कि जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे जीवित रहें और मृतकों के जीवन को जारी रखें। यह सुनकर कैमस मोर्ग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने पूछा कि क्या उसे उनके बजाय जीना चाहिए। एडोल्फ ने अपनी आंखें खोलीं और बताया कि अगर रोज और विक्कीर कैमस मोर्ग की आंखों में भावनाएं देखेंगे तो वे बहुत परेशान हो जाएंगे, और उसकी आंखों में आशा की एक रोशनी चमकने लगी। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना वह बिस्तर से उठी और मुस्कुराते हुए एक दराज खोली, यह मानते हुए कि अभी भी एक रास्ता है। उसके व्यवहार को देखकर एडोल्फ की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसने एक जादुई चक्र वाली शीट निकाली और एक कलम का उपयोग करके एक त्रिभुज बनाना शुरू किया, यह समझाते हुए कि यदि व्यक्ति का थर्मोडायनामिक कार्य समान है तो यह संभव है। जमीन चादरों से भरी थी। वह नीचे झुकी और लिखना शुरू किया, यह उल्लेख करते हुए कि जादू में उस मूल्य की गणना करना शामिल है। फिर अगर उसने क्रम और सूत्रों को थोड़ा बदल दिया तो उसने मान लिया कि वह एक अलग परिणाम प्राप्त कर सकती है। एडोल्फ खड़ा हुआ, उसके पास गया और एक भ्रमित भाव के साथ पूछा कि वह क्या कर रही थी। कैमस मोर्ग ने चादरों को देखना शुरू किया और उसकी आंखों में आशा की एक रोशनी दिखाई दी। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि अगर वह नकारात्मक ऊर्जा के आयाम के करीब पहुंच सकती है तो वह उस आयाम से एंट्रोपी लाकर बाद में सकारात्मक ऊर्जा आयाम के हिस्से को बदल सकती है, और बाकी को एक समान विनिमय के माध्यम से। फिर उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा और पागल होने लगी। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास कोई ऊर्जा नहीं थी। एडोल्फ का ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया। जब चांद कमरे को रोशन कर रहा था उसने अपने चाचा से कहा कि उसे भोजन की आवश्यकता है। एडोल्फ ने उसके लिए भोज तैयार किया। मेज पर मांस से लेकर मिठाइयों तक के स्वादिष्ट व्यंजन भरे हुए थे।
वे मेज पर बैठ गए। एक छोर पर कैमस मोर्ग और दूसरे छोर पर एक लाल बालों वाली महिला थी और उसके बगल में एडोल्फ बैठा था। एक दयालु मुस्कान के साथ कैमस मोर्ग ने उल्लेख किया कि उसने सुना था कि वह बहुत चिंतित थी क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी। वह कैमस मोर्ग की माँ थी, जो मोर्ग परिवार की कुलमाता थी, जिसे रिस्पानी मोर्ग कहा जाता था। उसने अपने हाथ मेज के ऊपर टिका दिए और गंभीर भाव से अपनी बेटी को चुपचाप देखने लगी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने बताया कि उसकी बेटी को चम्मच पकड़े हुए कई दिन हो गए थे, इसलिए उसके लिए उसके बारे में चिंतित होना सामान्य बात थी। कैमस मोर्ग ने अपनी मां को बीच में टोका और प्रसन्न भाव से वादा किया कि वह उसे अब और परेशान नहीं करेगी। लेकिन बदले में उसने उससे उसकी विनती सुनने को कहा। रिस्पानी उत्सुक हो गई और उसने पूछा कि उसकी क्या विनती है। कैमस मोर्ग ने अपनी मां से कहा कि कृपया उसे जंगल की खोज करने के लिए मोर्ग परिवार की सेना को जुटाने की अनुमति दें। रिस्पानी शांत रही, कैमस मोर्ग को देखने लगी और कुछ हद तक भ्रमित हो गई। एडोल्फ की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और गुस्से से भरी निगाहों से पूछा कि क्या कैमस मोर्ग को नहीं पता कि वह जगह कितनी खतरनाक थी। गंभीर स्वर में रिस्पानी ने अपनी बेटी को भोजन न छोड़ने के बदले में सेना जुटाने की अनुमति दी। यह सुनकर एडोल्फ उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। चिंतित भाव के साथ उसने अपनी बहन से इस पर ध्यान से सोचने के लिए कहा, लेकिन वाक्य पूरा होने से ठीक पहले रिस्पानी ने उसे बीच में रोक दिया और तर्क दिया कि कैमस के पास अभी भी कुछ है जो वह कर सकती है, जिसका मतलब है कि वह आसानी से हार नहीं मानने वाली है। कैमस मोर्ग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह अपनी मां को चुपचाप देखने लगी। रिस्पानी ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और गंभीर नजर से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास कैमस को अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण करने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कैमस मोर्ग ने मांस का एक टुकड़ा खाने के लिए तैयार किया और एक हंसमुख मुस्कान के साथ पूछा कि क्या यह एक वादा था। यह देखकर कि वह खाने जा रही थी, एडोल्फ की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस बीच दूसरी तरफ रिस्पानी, जिसने अपने हाथ आपस में जोड़े हुए थे, चुपचाप कैमस को देखने लगी। भोजन का स्वाद चखने पर कैमस की आंखें घृणा से चौड़ी हो गईं। उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसके पेट में दर्द होने लगा। कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिर गई और उल्टी करने लगी। एडोल्फ खड़ा हो गया और घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि वह खाना नहीं खा सकती क्योंकि उसने आखिरी बार खाना खाया था तब से बहुत समय बीत चुका था। उसने नौकरानियों को आदेश दिया कि वे उसे ले जाएं। बर्तन साफ करके बीमारों के लिए उपयुक्त भोजन तैयार किया। नौकरानियां खाने की नई प्लेटें लेकर आईं, लेकिन तभी कैमस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बीमारों के लिए खाना खाने से मना कर दिया। यह देखकर नौकरानियों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उल्टी करने के बाद कैमस मॉर्ग कुर्सी पर वापस बैठ गई और जब उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और एक गंभीर भाव के साथ सब कुछ खाने की कसम खाई। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने रोटी का एक टुकड़ा और कुछ मांस लिया और आंखों में आंसू भरकर एक निवाला खा लिया। और खाने में सक्षम न होने के बावजूद वह विकिर के लिए ऐसा करने को तैयार थी। वह कल्पना करने लगी कि हमारा लड़का पीछे से तलवार पकड़े हुए है। वह जानती थी कि अगर बर्बर लोगों ने उसका अपहरण नहीं किया होता तो वह विकिर को नहीं खोती और उसे यकीन था कि अगर उसने उसे अकेले विशाल मकड़ी से लड़ने से रोका होता तो वह नहीं हारता। एडोल्फ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सदमे में था, जबकि दूसरी तरफ कैमस की मां ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं और अपनी आंखें बंद कर लीं।
खाने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा। वह सारा कर्म उसी से आया था और मृत्यु कुछ ऐसी चीज थी जो विकिर को अनुचित रूप से दी गई थी। लेकिन वह उस अन्याय को सुधारने के लिए दृढ़ थी। उसने अपने हाथ से एक मुर्गे की जांघ पकड़ी और विकिर को इंतजार करने के लिए कहते हुए खाने के लिए तैयार हो गई। पूरे मुर्दाघर परिवार में खबर फैल गई कि निराशा में डूबी वाइस मैट्रियार्क फिर से हिलने लगी है। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह से हिलेगी। शहर में कहीं चांदनी के नीचे मुर्दाघर परिवार का हॉल ऑफ डार्कनेस था। हॉल के अंदर लाल आंखों वाला एक आदमी सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। वह मुर्दाघर परिवार का मुख्य जादूगर था, जो अंधेरे के हॉल का प्रतिनिधि था, जिसे स्नेक मुर्दाघर कहा जाता था। एक हुड पहने हुए व्यक्ति ने हॉल में प्रवेश किया। यह वाइस मैट्रियार्क थी। स्नेक का ध्यान उस पर गया और उसने पूछा कि हॉल ऑफ लाइट के वाइस पैट्रियार्क को यहाँ क्या लाया है। कैमस मॉर्ग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि स्नेक उसे पहचान पाएगा। कैमस मॉर्ग ने हुड उतार दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि वह हॉल ऑफ लाइट से अलग होकर हॉल ऑफ डार्कनेस में जाना चाहती थी। आश्चर्य में स्नेक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चुपचाप कैमस मॉर्ग को देखने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। स्नेक और एडोल्फ भाई थे। हॉल ऑफ लाइट मॉर्ग परिवार का दृश्यमान प्रतीक था, जबकि हॉल ऑफ डार्कनेस इसकी छाया थी, जहां लोगों की नजरों से दूर काले जादू टोने पर शोध और प्रयोग किए जाते थे। स्नेक उत्सुक हो गई और गंभीर स्वर में उसने मान लिया कि वह जानती है कि हॉल ऑफ डार्कनेस में शामिल होने का क्या मतलब है। कैमस मॉर्ग ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और यह स्पष्ट किया कि वह छाया में छिपकर अपना जीवन जीने के लिए तैयार है और अपनी मां, अपने चाचा और वाइस मैट्रियार्क के रूप में अपने अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार है। शांत नजर से स्नेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसने सुना है कि उसने जंगल की खोज करने के लिए सेना को जुटाया है, यह पूछते हुए कि क्या वह काले जादू से विक्की को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। कैमस मॉर्ग की आंखें निराशा से भर गईं। एक मुस्कान के साथ उसने यह स्वीकार किया, यह बताते हुए कि वह परफेक्ट रिसरेक्शन मंत्र का उपयोग करने जा रही थी। यह सुनकर स्नेक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने उसे घूरना शुरू कर दिया और महसूस किया कि यह मंत्र प्राचीन काला जादू था जो मृतकों को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने में सक्षम था। उसने पूछा कि क्या वह विदेशी जादू का उपयोग करने जा रही थी, जिसे मॉर्ग परिवार और साम्राज्य के भीतर सख्ती से मना किया गया था। उसने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया, अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और उसे हॉल ऑफ डार्कनेस में प्रवेश करने से मना कर दिया, उसे जाने के लिए कहा। कैमस मॉर्ग्यू ने चुपचाप अपने चाचा को देखना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ नहीं कर सकता था। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाया, तो उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं, यह प्रकट करते हुए कि उसके पास इसे स्वयं सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्नेक की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उस आत्मा को नियंत्रित कर रही थी। वह डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसकी निगाहें आत्मा पर टिक गईं, यह महसूस करते हुए कि उसने खुद से काला जादू सीखा है, जो असंभव है। लेकिन अगर ऐसा होता, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह खुद एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। वह कैमस मॉर्ग्यू की मां की कल्पना करने लगा, यह महसूस करते हुए कि उसके पास भी उसके जैसी ही प्रतिभा थी, एक ऐसी प्रतिभा जो हर 100 साल में एक बार ही दिखाई देती है।
स्नेक ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और कई बार मामले पर विचार करने के बाद स्वीकार करने का फैसला किया। वह खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठियां कस लीं और यह स्पष्ट कर दिया कि अगर वह हॉल ऑफ डार्कनेस में शामिल हो जाती है तो उसका वचन पूर्ण था। उसने पूछा कि क्या वह तैयार है। कैमस मॉर्ग उसके सामने घुटने टेक दिया। उसे अपनी सारी चीजें खोने की परवाह नहीं थी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, स्नेक को गौर से देखने लगी और खुलासा किया कि वह विक्कीर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।